पिछली बार जहाँ पे हमने छोड़ा था अपना लेक्चर, वो था कि किस तरह से चीजें सेटल्ड हो गई, ठीक है, उनके पिताजी, इनके भाई और इनके बीच में, और फाइनली ये आगे बढ़ गए। इन्होंने फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, बढ़ चढ़ के चीजों में हिस्सा लिया। इन्होंने पूरा ऑब्जर्व तो किया ही था कि किस तरह से अंग्रेज जो है वो कंट्रीज को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, और हर एक चीज से ये अवेयर थे। कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक्स के खिलाफ। सबसे बड़ी बात है, ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे, और ये आगे जाके और सीवियर होने वाले थे, क्योंकि अभी एक बहुत ही भयंकर गवर्नमेंट आने वाली है, ऐसी भयानक सरकार आने वाली है जो कि 1991 तक रहेगी, जब तक नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट नहीं चुने जाते। तो अब क्या होता है कि चीजों को सही करने के लिए, मतलब सिस्टम को सही करने के लिए, ये बढ़ चढ़ के मास प्रोटेस्ट करते हैं, स्पीचेस देते हैं, और इनकी स्पीचेस बड़ी फेमस थी। इन्होंने जबरदस्त स्पीचेस दी थी, और एक स्पीच तो भैया भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित थी। हाँ, उस स्पीच का नाम था नो इजी वॉक टू फ्रीडम। मतलब इतनी आसानी से भैया आजादी नहीं मिलती, और इतनी राह आसान भी नहीं है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसा देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि भारत से बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित थे नेल्सन मंडेला। बिल्कुल इंडियंस के तौर तरीकों से, और जिस तरह से हमने आजादी ली थी, बहुत जबरदस्त तरीके से हमने आजादी ली थी। हालांकि बहुत फैक्टर्स भी थे इसमें, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्या था? गांधी जी का नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, है ना। देखिए, ये एक कारण था, मेरे हिसाब से और भी बहुत सारे कारण थे। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े कारण थे, बहुत बड़े रीजन थे, लेकिन अल्टीमेटली नॉन वायलेंस ने ब्रिटिशर की कमर तोड़ दी थी, क्योंकि उधर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, हिटलर ने नाक में दम कर दी थी ब्रिटिशर के, और इधर आते थे जब ब्रिटिशर, तो गांधी जी बिना कपड़ों के घूमते थे सलमान खान स्टाइल में, तो गांधी जी ने ब्रिटिशर की नाक में दम कर दी थी। तो ब्रिटिशर पागल हो गए थे कि करें तो करें कैसे, या तो गांधी जी वॉयलेंट हो जाए, या फिर हिटलर गांधी जी के जैसा बन जाए, ताकि एक नीति अपनाए वो दोनों के लिए। लेकिन ऐसा था नहीं, तो भारत को आजादी मिली अल्टीमेटली। तो नेल्सन मंडेला बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है, और उन्होंने कंडीशन भी देखी थी कि किस तरह के साउथ अफ्रीका में बहुत हालत खराब थी, तो उन्होंने यूथ लीग बनाई, और ये यूथ लीग को काफी अपोज किया गया। जो एबी जुमा थे उस समय हेड थे, और भी काफी लोगों ने कांग्रेस के अंदर ही लोगों ने इसको मतलब गलत ठहराया, बोला कि ये सही नहीं है, यूथ लीग नहीं है, हम ही लोग को अपने हाथ में चीजें लेनी पड़ेंगी। लेकिन फाइनली ये यूथ लीग को पूरी तरह से फॉर्म किया गया, और 1944 को इसको फुली फ्लेजेड लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसके जो हमारे लीडर थे वो नेल्सन मंडेला थे। इन्होंने पूरा का पूरा प्लान बनाया, कंडक्ट कराया, बॉयकॉट किए, जबरदस्त तरीके से बॉयकॉट किए, प्रोटेस्ट किए, स्पीचेस दी, हर एक चीज की, जिससे साउथ अफ्रीका को उनका हक मिल जाए, ठीक है, ब्लैक्स को बेसिकली उनका हक मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा इनकी पर्सनल लाइफ में भी चल देते हैं। देखिए, नॉवेल में तो इन्होंने 2 शादियां की हैं। इन्होंने पूरी, क्योंकि इन्होंने जो नॉवेल है वो अपनी प्रेसिडेंसी तक लिखी है ना, लेकिन इनके पूरे जीवन में इन्होंने 3 शादियां की थी। पहली इन्होंने जो शादी की थी वो की थी एवलिन मेज से, हाँ, 1948 में की थी। और ये वॉल्टर सिसुलू को मैंने पिछली बार बताया था कौन थे वो, है ना, इनके मेंटर थे बेसिकली, और हेड थे वो, और काफी प्रभावित थे नेल्सन मंडेला। ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके पहले आइडियल थे वॉल्टर सिसुलू, और ट्यूटर थे जिन्होंने काफी इनको ग्रूम किया। तो उन्हीं के घर पे मिले थे भैया, मिले, बातचीत हुई, दोस्ती हुई, प्यार हो गया, शादी कर ली। टोटल 6 बच्चे थे अपनी 3 वाइफ से। तो एवलिन मेस इनकी पहली वाइफ थी। हालांकि एवलिन मेस ने इनको डाइवोर्स दे दिया था, और 1958 में इन्होंने बहुत गहरा इल्जाम लगा दिया था कि नेल्सन मंडेला इनको फिजिकली और वर्बली अब्यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत था। तो हालांकि बाद में इन्होंने ये सारे चार्जेस ले लिए थे। जो 1958 का साल था ना, ये बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि बहुत केसेस मंडेला पे चल रहे थे, अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये इल्जाम लगा दिया, बाद में वापस ले लिया। तो नेल्सन मंडेला से बहुत दिमाग इनका खराब हो गया, और इन्होंने फाइनली डाइवोर्स फाइल कर दिया। इनके जो बड़े बेटे थे, सबसे बड़े पहले बेटे थे, वो इनके बेसिकली थेम्बी इनको कहते थे, उनको प्यार से ये। उनका बाद में एक्सीडेंट हो जाता है, और सबसे बड़ा झटका नेल्सन मंडेला की लाइफ का यही था कि जब उनके बेटे का एक्सीडेंट होता है, क्योंकि बहुत प्यार करते थे अपने बच्चे से, पहला बच्चा था इनका बेसिकली वो। तो ये सारी चीजें थी। सेकंड, इनकी अगेन वीनी से शादी होती है,
नॉवल तक मतलब इन्होंने वहीं तक ही बताया है। लेकिन जो थर्ड इनकी वाइफ होती है वो ग्रेशिया मैचेल होती है 1998 में, जो कि इनकी डेथ तक इनके साथ रहती है। तो बेसिकली इन्होंने तीसरी वाइफ मतलब वहीं तक रुक गई है, और इनकी जो थर्ड वाइफ थी वो इनके मरने तक इनके साथ थी, मरणोपरांत तक साथ थी इनकी। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि एक चीज बहुत अच्छी चीज थी इनके, कि तीनों वाइफ ने इनका साथ बहुत अच्छे से दिया। स्पेशली वीनी जो इनकी सेकंड वाइफ थी, उन्होंने तो बहुत एकदम जबरदस्त तरीके से इनका साथ दिया। हालांकि वो खुद भी एक्टिविस्ट थी और बाद में उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था नेशनल मूवमेंट में। देखिए फीमेल्स का भी बहुत बड़ा रोल था। इवन किसी भी रेवोल्यूशन में फीमेल का रोल ज्यादा बड़ा हो जाता है मेल से, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था सबने, और सब यही चाह रहे थे कि बेसिकली राइट्स मिले और इक्वालिटी आए, है ना। जो अनइक्वालिटी थी उस समय वो ना फैले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये फैली। उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, भारत से बहुत प्रभावित है ट्रांसवाल इंडियन कांग्रेस और नेटाल इंडियन कांग्रेस। बेसिकली ये सारी किसने फॉर्म की थी भैया? महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए थे वहां पे उन्होंने फाउंड की थी। महात्मा गांधी पे मैंने ऑटोबायोग्राफी का मतलब जो उनकी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है उसका रिव्यू स्टडी IQ पे अवेलेबल है, तो आप ज्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं इसका भी रिव्यू। तो ट्रांसवाल इंडियन कांग्रेस और नेटाल इंडियन कांग्रेस से मिलके, इनके साथ मिलके ANC ने वो हालत की, वो प्रोटेस्ट किया कि सबके होश उड़ गए। वो इन्होंने पूरा एकदम कंट्री वाइड प्रोटेस्ट कर दिया। जिस तरह से गांधी जी ने नॉन वायलेंस से अपना कैंपेन चलाया था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, उसी तरह नेल्सन मंडेला ने भी बोल दिया कि ये सारी जितनी भी चीजें हैं, सारी इंग्लिश जो भी है, सबको हटा दो, सब कुछ हटा दो। हालांकि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया था और उठा के भयंकर तरीके से जेल में डाल दिया गया। प्रॉब्लम ये थी कि ये है फ्रैंकोइस मलान, ठीक है, ये है फ्रैंकोइस मलान। तो इनकी जो गवर्नमेंट थी वो थी नेशनल पार्टी। अब इसको सत्ता में आना टेक्निकली नहीं चाहिए था क्योंकि इनके जो भैया आइडियोलॉजी थी ना, अपार्थीड थी, भयंकर रंगभेदी, और ऐसी थी कि मतलब हटा दो, कालों को हटा दो, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये क्या है, कुछ नहीं है, बेकार क्रिएशन है। इस तरह की इनकी आइडियोलॉजी थी। दूसरी बात यह है कि हर किसी के पास दो आंख है, एक नाक है, दो कान है, दो हाथ है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही है, सिर्फ रंग के हिसाब से आप किसी को डिसाइड नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बेवकूफ है, बिल्कुल। तो पूरी की पूरी अंग्रेज सल्तनत ही बेवकूफ थी क्योंकि वो ऐसा डिसाइड कर दी थी, है ना। तो ये जो एजेंडा था इन्होंने फैलाया। अब ये बड़ी प्रॉब्लम की नेल्सन मंडेला के लिए, भयंकर प्रॉब्लम की नेल्सन मंडेला के लिए। क्यों प्रॉब्लम की? क्योंकि उनको पता था कि अगर इनकी पार्टी आई नेशनल पार्टी, तब तो हम गए काम से, कुछ नहीं होना है, इससे पहले जड़ से उखाड़ फेंको। लेकिन इनकी पार्टी मेजॉरिटी से आई। पता है क्यों आई भैया? वोटिंग राइट्स कहाँ थे? वोटिंग राइट्स तो आए नहीं ना। ब्लैक वोटिंग कर ही नहीं सकते थे, व्हाइट किसको करेंगे? अपने ही लोगों को तो करेंगे। जीते मलान, ये आए। उसके बाद ये 1991 तक ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम चला तब तक। और हालांकि उसके बाद फिर जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने तब चीजें सही हो गई और अब तो काफी सही है। लेकिन अगर आप अभी भी देखें तो जेकब जुमा जो हैं भाई साहब, ये भी करप्शन में साउथ अफ्रीका को एकदम करप्शन की राह पे ले गए हैं। तो अगर नेल्सन मंडेला आज देख रहे होंगे ऊपर से तो वो भी सोच रहे होंगे यार इतना मैंने जो इन लोग के लिए किया है ना, सब बेकार ही गया है ना। लेकिन खैर जोक्स अपार्ट, तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, इसमें इंडियन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा इसलिए और लिया क्योंकि इनको भी देखिए काफी ऐसे एक्ट पास कर दिए थे जो गवर्नमेंट थी उस समय, जो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी थे। इसमें एक था एशियाटिक लैंड टेन्योर एक्ट, बंतू अथॉरिटीज एक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट था, वो बड़ा डिस्क्रिमिनेटिव था। राइट्स नहीं थे। एशियाटिक लैंड के हिसाब से यही था कि भैया इसको घेटो एक्ट भी बोला गया था, इंडियन ने इसको घेटो एक्ट भी बोला गया था। और घेटो को सबसे नीचा बोला जाता है, जो सबसे नीचे वाले लोग होते हैं उनको घेटो बोला जाता है, जो बिल्कुल एकदम जिनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता सोसाइटी में। ऐसा ज्यूज को बोला जाता था हिटलर द्वारा, है ना, यहूदियों को बोला जाता था घेटो। तो ये वाला एक्ट था। अच्छा, अब इसमें था क्या कि तुम लोग एशियन लोग
कोई भी प्रॉपर्टी बिना परमिट के ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। पासेस लो फिर ऑक्यूपाई करो। दूसरी बात, इसमें थोड़ी रिप्रेजेंटेशन भी दी गई थी इंडियन लोगों को। तोड़ना चाह रहा था डिवाइड एंड रूल, जो इनकी सबसे बढ़िया पॉलिसी हमेशा से रही है, ये तोड़ना चाह रहे थे। उसके बाद फिर एक बंतु एक्ट भी था, बंतु अथॉरिटी भी थी। बंतु किसको कहते थे उस समय? BANTU। इसमें क्या था, ट्राइब्स को काफी ओनर्स, मतलब ट्राइब्स को एक तरह से काफी अथॉरिटी मिल गई कि भैया ऐसा है कि ब्लैक्स को लेके आप अपना अलग देश बना सकते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती ना, इसमें साउथ अफ्रीका छोड़ के सारे ब्लैक्स चले जाते। 10 ट्राइब्स को ये परमिशन मिली थी, तो साउथ अफ्रीका छोड़ के सारे ब्लैक्स चले जाते। मेजोरिटी किसकी हो जाती? फिर व्हाइट्स की। सिंपल बात। इसके खिलाफ छेड़ दिया आंदोलन नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और ट्रांसवाल इंडियन कांग्रेस, नेटाल इंडियन कांग्रेस, सबने बैंड बजा दी। लेकिन पावर किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथ में। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने इसी तर्ज पे, जब ये जीते मलान और ये सारे एक्ट लॉन्च हुए, इन्होंने बोला कि इसको हटाओ, बॉयकॉट करो, और अब हमको फुल सिटीजनशिप चाहिए, हमको वोटिंग राइट्स चाहिए, हमको सारे राइट्स चाहिए, यूनियन राइट्स चाहिए, जिन से अभी तक हमको वंचित रखा है वो सारी चीजें चाहिए भैया, हम कुछ नहीं जानते। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि देखिए, प्रोटेस्ट तो उन्होंने किए, ठीक है, और इनके ऊपर भयंकर केस भी अभी चलेंगे। लेकिन ये जो थे ना, देखिए नेल्सन मंडेला बहुत पढ़ते थे, और उस समय ये माओ सेतुंग को पढ़ने लगे, और पूरा का पूरा जो एक तरह से रेवोल्यूशन थे जितने भी, उनको पढ़ने लगे, लेनिन के बारे में पढ़ने लगे, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने लगे। तो बहुत किताबें पढ़ी और अपने आप को और ग्रूम किया। मीनवाइल इन्होंने लॉ भी प्रैक्टिस की। हाँ, इन्होंने काफी केस भी लड़े, काफी फर्म्स के लिए केस भी लड़े और जीते भी, है ना। तो लॉ भी इनका पैरेलली ही चल रहा है, ठीक है। लॉ भी प्रैक्टिस करी और ये सारी चीजें करते थे, लॉयर भी थे और यहाँ पे पॉलिटिक्स भी करते थे बहुत अच्छे से, ठीक है। भारतीयों के साथ मिलके इन्होंने पूरे एक अच्छे से स्पीच दी, स्ट्राइक इन्होंने अरेंज किए। लेकिन बाद में ये थोड़े से इंडियन आइडियोलॉजी से थोड़ा सा, मतलब इनको थोड़े सा इनके मतभेद होने लगे, इनके विचारों में मतभेद होने लगे। हुआ क्या था कि इंडियन थोड़े से एग्रेसिव हो गए और इंग्लिश पॉलिसीज की तरफ झुकने लगे। तो ये नेल्सन मंडेला के थोड़ा सा खराब लगा, ऐसा नेल्सन मंडेला का मानना था, क्योंकि इनके, जैसा कि मैंने बताया, विचारों में थोड़े से मतभेद होने लगे। देखिए, नेल्सन मंडेला थोड़े से वायलेंट होने लगे थे, वो कम्युनिस्ट की तरफ, अब कम्युनिस्ट एक्टिविज्म की तरफ जाने लगे थे, ठीक है। और गुरिल्ला वॉरफेयर जो टैक्टिक्स होते हैं, आपको पता ही, गुरिल्ला वॉरफेयर जो छुप छुप के वॉर किया जाता है, ठीक है। भैया जीप आ रही है, जंगल में हो, रोड पे बम लगा दो, तुमको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, बस भी उड़ जाएगी, मैसेज भी चला जाएगा कि हम हार नहीं मानेंगे। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर बेसिकली इसको टैक्टिक्स कहते हैं। चे गुवारा इसके काफी मतलब जाने माने एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो उस तरफ जाने लगे थे, तो इससे काफी लोगों को दिक्कत भी हुई। उन्होंने कहा कि देखो, हमको नॉन वायलेंस की तरह ये इसको बिल्कुल एक मूवमेंट को चलाना है, ठीक है। तो डिफरेंसेस आए, काफी आए, लेकिन हालांकि इन सब कुछ चीजों को हटा के उन्होंने यही बोला कि अफ्रीका के लिए जो चीज सही है हमको वही करनी चाहिए इस समय। सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट भी लाया गया 1950 में, 1950 में ये आया कि पूरी की पूरी तरह कम्युनिस्ट एक्टिविटीज को हटाओ, जो मिले पकड़ो, डालो जेल में, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। नेल्सन मंडेला पे भी बैन लगता है, एएनसी पे भी बैन लगता है, और भी पार्टीज पे भी बैन लगता है। जो भी कम्युनिज्म का प्रैक्टिस करते हुए पाया गया उसकी तो खैर नहीं। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन 1956 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनको चार्ज किया जाता है ट्रीजन। ट्रीजन मतलब होता है धोखाधड़ी। किसके खिलाफ धोखाधड़ी? स्टेट के खिलाफ, देश के खिलाफ। भैया तुम धोखा कर रहे हो, हमारे साथ नहीं हो, हमारे खिलाफ हो। ऐसा ही होता है ना, 10 का सिक्का अगर कोई ना ले तो क्या हुआ, वो ट्रीजन हुआ। आप स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं, आप पैसे नहीं ले रहे हैं, तो आप देशद्रोही हुए। ऐसा ही देशद्रोह का मामला चला और बहुत जबरदस्त चला, 6 सालों तक चला, काफी सालों तक चला। हालांकि ये बाद में इनको छोड़ दिया गया, एक भी अक्यूज नहीं हुआ, और मतलब एक फेयर ट्रायल हुआ, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। ऑसवर्ल्ड पेलो और वेरमॉन्ट बेरांजे, ये दोनों लॉयर्स थे डिफेंस की तरफ से और इनकी तरफ से। बहुत ही इसमें देखिए, नॉवेल में तो काफी इनकी कॉन्वर्सेशंस हैं और कोर्ट का एक जैसा माहौल होता है उस तरह की है ना। लेकिन फिर मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा, क्योंकि वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये था कि ये लोग रिहा हो गए,
है ना। हालांकि ये जो था ना, इस बीच नेल्सन मंडेला जेल भी काफी बार गए, और जब वो जेल जाते थे तो जेलों की कंडीशन बड़ी खराब रहती थी। तो एक बार तो जब अरेस्ट हुए थे, ट्रीजन के खिलाफ ही जब ये अरेस्ट हुए थे, ये सो रहे थे अपने कमरे में और एकदम से धड़धड़ाते हुए पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है। नेल्सन मंडेला कभी डरते नहीं थे, क्योंकि देखिए जो एजुकेट होता है ना, कोई भी इंसान एक पढ़े लिखे इंसान से डरता है, क्योंकि वो एजुकेटर है, वो एजुकेटेड है, उसको नॉलेज है। तो नेल्सन मंडेला को अच्छी खासी नॉलेज थी, इसलिए सब लोग उनको अपना लीडर मानते थे और उनको आगे करते थे। तो नेल्सन मंडेला हर चीज का उनके पास एक तो जवाब था। तो पुलिस भी अगर उनको अरेस्ट करती तो बहुत ही सोच समझ के करती थी, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स देते थे। लॉयर तो थे ही भैया, है ना, तो ये तो ट्रिक्स ही होती है लॉयर्स की। तो इस तरह से थे, लेकिन हालांकि उसके बाद ये चार्जेस को विड्रॉ किया गया। मीनवाइल ये विनी से मिले, बहुत इंप्रेस हो गए थे, जो उनकी सेकंड वाइफ थे, और उनसे फाइनली इन्होंने शादी भी की। ठीक है, अब क्या होता है, मेन चीज 1964, हम बढ़ रहे हैं अब जेल टर्म की तरफ। इनको और इनके कुछ साथियों को गिल्टी करार दिया जाता है कोर्ट द्वारा। किस चीज के लिए गिल्टी? सैबोटाज, स्टेट के खिलाफ जाना, गुरिल्ला वॉरफेयर, हिंसा फैलाना, इन सब के खिलाफ इनको गिल्टी और इनके साथियों को गिल्टी माना, मतलब पूरा इनको बोलते हैं कि ऐसा है, बचने का सारे रास्ते बंद कर देता है स्टेट। देखिए कुल मिला के बात तो वही थी कि किसी तरह मंडेला को गिराओ, सबसे पॉपुलर नाम हो गए थे उस समय, और इनको गिराना अब बहुत जरूरी है, वरना ये हमको उखाड़ फेंकेगा। भेज देते हैं जी 1964 को। पहले इनको डेथ पेनल्टी होती है, लेकिन बाद में इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। लेकिन शुरू में इनको मृत्यु दंड मिलता है, लेकिन उसको बदल दिया जाता है। अब क्या होता है कि वो जाते हैं जेल, रॉबिन आइलैंड। 27 साल का टोटल जेल टर्म होता है, लेकिन 18 ईयर ये रॉबिन आइलैंड पे बिताते हैं। सोचिए कितना लंबा टाइम है ये, मतलब 18 साल। ये ब्रैकेट थोड़ा सा छोटा हो गया, आई एम सॉरी, इसको बड़ा होना चाहिए था, छोटी छोटी गलतियां, चलिए। तो रॉबिन आइलैंड में ये जाते हैं। अब रॉबिन आइलैंड क्या होता है, इधर उधर समंदर, भाग सकते नहीं, कहां भागोगे, अंडमान निकोबार, काला पानी, कुछ याद है? एग्जैक्ट वैसे ही कंडीशन थी। ठीक है, बहुत हालत खराब थी, और अगले 18 साल तक वो इस छोटे से टापू पे रहते हैं। 8x7 का, महज 8x7 का छोटा सा प्रिजन सेल होता है इनका। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, भयंकर। वहां के जो वार्डन्स होते हैं, देखिए नेल्सन मंडेला एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं कि भैया देखो, जेल में आपका सबसे अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो होता है वार्डन। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो मान लीजिए आपको कंबल नहीं मिल रहा है, तो आप जाके जेल अथॉरिटीज को तो लिखेंगे नहीं चिट्ठी कि मुझे कंबल नहीं मिल रहा है। चलिए लिखेंगी, आपने लिख भी दिया कि मुझे कंबल नहीं मिल रहा है, बहुत ठंड होती है और ये लोग कंबल नहीं दे रहे हैं, और इनको नहीं मिलते थे कंबल, है ना, बहुत ठंड होती थी रॉबिन आइलैंड पे, और इनको एक ब्लैंकेट के नाम पे एक पतली सी चादर मिलती थी। ठीक है, तो बहुत दिक्कत होती थी इनको। तो अब क्या ये बोलते हैं कि आप जेल अथॉरिटीज को लिखेंगे नहीं, लिखेंगे भी तो उनका जवाब तो बहुत टाइम बाद आएगा ना, इससे अच्छा आप सीधे वार्डन को पटा लो। आप वार्डन को बिल्कुल आराम से बात करो, अच्छे से बोलो, तो वार्डन क्या करेगा, स्टोर रूम में जाएगा, आपके लिए ब्लैंकेट ले आएगा। तो ये जो थी ना, ये बड़ा, ये काफी मतलब इस पे एम्फेसिस देते थे कि वार्डन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जेल की हालत बहुत खतरनाक थी, वहां पे मारा जाता था, पीटा जाता था, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी, खाना तो ऐसा कि एकदम जानवर भी ना खाएं। तो इन सब के खिलाफ जेल में भी नेल्सन मंडेला ने जी भर के आवाज उठाई, और बहुत कायदे से आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किए, इनको टॉर्चर किया गया। एक बार तो इनको वो आइसोलेशन में डाल दिया था। आइसोलेशन मतलब होता है कि जेल में क्या होता है कि एक ऐसा कमरा होता है कि जहां कोई होता ही नहीं। आमतौर पे तो आपको क्या होता है कि आप अगर जेल में भी रहते हैं तो आपके साथ फेलो, आपके मतलब फ्रेंड्स होंगे, आपके साथ नहीं, वैसे जो भी कैदी होता है, तो जो भी साथी होते हैं, और जेलर भी फ्रीक्वेंट विजिट करता रहता है, सब कुछ मतलब एक थोड़ा सा चलता फिरता चीजें रहती है, तो सही रहता है। लेकिन आइसोलेशन में क्या होता है ना, कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक विंडो होती है, वहां से सनलाइट आती है, और इनको वहां रखा गया। बोलते हैं कि एक एक मिनट एक एक साल के बराबर था। इन्होंने चूहे को भी दोस्त बना लिया था वहां पे। तो ऐसा ऐसा होता था, हर तरीके से नेल्सन मंडेला को तोड़ने की कोशिश की गई। अब भैया इतनी खतरनाक चीज, तो इनको बीमारियां भी लगेंगी, तो वहीं पे इनको टीबी भी हुआ। ठीक है, एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, तो देखिए पॉलिटिकल प्रिजनर को क्या होता था कि वहां पे ABCD, ये 4 तरह के डिवीजन थे, कि सबसे जिन्होंने बहुत मतलब
क्राइम के हिसाब से बहुत हाईएस्ट लेवल के क्राइम किए तो ए, उसके बाद बी। पॉलिटिकल प्रिजनर को सबसे लोएस्ट में रखा जाता था, डी कैटेगरी में। इसका मतलब ये था कि एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर आप किसी से मिल नहीं सकते। मिल मतलब नहीं सकते इस इन द सेंस कि आप देखिए वहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल लोग रहते थे और मैक्सिमम इसीलिए रखा ही जाता था कि सरकार के खिलाफ वो लोग आंदोलन करते थे, इसीलिए जेल में ठूसे जाते थे। तो वहां से अगर ये मान लीजिए उनसे कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लानिंग होगी ना भैया। लेकिन इसके बावजूद नेल्सन मंडेला धड़ल्ले से बात करते थे और एक टाइम पे फिर इनकी हैबिट भी हो गई थी, भैया 18 साल बितानी है तो चीजों को सही करना ही पड़ेगा। तो इनकी हैबिट भी हो गई थी एक तरह से कह सकते हैं, और चीजों को इन्होंने अपने हिसाब से ढाल भी लिया था, है ना। लेकिन प्लानिंग बहुत की, भागने की प्लानिंग और बहुत, और इनके खिलाफ भी प्लानिंग हुई थी। यहां तक कि एक वार्डन भेजा गया था सरकार की तरफ से, ठीक है। नेल्सन मंडेला को सरकार की तरफ से एक वार्डन आया तो नेल्सन मंडेला को ये बोलता है कि देखो मैं तुमको यहाँ पे छुड़ाने आया हूँ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से हूँ, आओ मेरे साथ भाग चलो। लेकिन प्लानिंग क्या थी, इनको ले जाओ आइलैंड से बाहर ले जाओ, बोट बोट इस वार्डन ने बोला था बोट आपका इंतजार करेगी इतनी रात में, तो बोट में इनको बाहर ले जाओ और वहीं पे इनका इनकाउंटर कर दो, खत्म। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बड़ा मजा आएगा। इससे क्या होगा, सरकार बोलेगी कि देखिए ये भागने की कोशिश कर रहे थे, हमने इनको उड़ा दिया। नेल्सन मंडेला इस बात को समझ जाते हैं, बोलते कि भैया रहने दो, तुम भाग जाओ, मैं यहीं रहूंगा। इसी बीच इनकी मदर की भी डेथ हो जाती है। इनका सबसे बड़ा बेटा थेम्बी, जिससे सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और ये जो दो इंसिडेंट हैं तोड़ देते हैं नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला जब जेल में रहते तो उनकी वाइफ मिलने आती है और बहुत ही ये इमोशनल मूवमेंट है, बहुत ज्यादा इमोशनल मूवमेंट था जब इनकी वाइफ आती है और जब इनकी मदर आती है। तो जो कॉन्वर्सेशन थी, जो नॉवेल में जो कॉन्वर्सेशन उन्होंने बयां की है, वो बहुत इमोशनल थी कि इसमें मतलब एक इंसान की बेबसी को दिखाया है। नेल्सन मंडेला कितने बेबस थे उस जेल में रह के कि मतलब उन्होंने जब अपनी माँ को देखा और अपनी वाइफ से मिले तो आधे घंटे के लिए मिले। उनको पता था कि अगले 1 साल तक मैं उनसे मिलने नहीं वाला हूँ, अपने बच्चों की मैं शक्ल तक नहीं देखूंगा। जब मैं यहाँ से बाहर आऊं अगर आया तो ये लोग बड़े हो गए होंगे, क्या होगा। और उसमें भी वहां जो वार्डन, जो जेल अथॉरिटीज थी, कान लगा के बैठी हुई थी कि कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलें। उल्टा सीधा मतलब कोड वर्ड्स में बात नहीं कर सकते थे, खाली फैमिली के लिए बात करते थे। जहां आधे घंटे हुए, टाइम अप चलो निकलो, हो गया। तो इतना ज्यादा कि चीजें देख के दुखी होते थे। और जब उनके बेटे और मदर की डेथ हुई थी तो नेल्सन मंडेला बहुत दुखी हुए थे और ये भी बहुत इमोशनल कन्वर्सेशन थी। तो नेल्सन मंडेला अपने सेल में बैठे हुए थे और उस समय देखिए नेल्सन मंडेला जेल में बहुत पॉपुलर थे, वार्डन भी इनकी काफी इज्जत करते थे, काफी जेल अथॉरिटीज भी इज्जत करते थे, उनसे हेल्प भी लेती थी, है ना। तो काफी दिक्कतें थी, तो अपने सेल में ये बैठे हुए थे और भाई अब इनके बेटे से बहुत अटैच थे। और जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट हुआ था इनके बड़े बेटे का, थेम्बी का, जो इनके सबसे पहले बेटे थे, तो ये बहुत खराब था क्योंकि कार में वो नेल्सन मंडेला की जैकेट पहने हुए थे। और नेल्सन मंडेला की जैकेट मतलब उन्होंने गर्व से पहनी हुई थी कि मेरे पिताजी की जैकेट है और मेरे पिताजी क्रांतिकारी है, और उनकी डेथ हो जाती है, हिल जाते हैं नेल्सन मंडेला। और इसमें जो जब उनकी मदर की भी डेथ होती है तब भी वो हिल जाते, तो अपने सेल में बिल्कुल चुपचाप बैठे होते हैं। तो इनके साथी आते हैं, एक बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, वो आते हैं और इनका हाथ पकड़ते हैं, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इनका हाथ पकड़े रहते हैं। तभी नेल्सन मंडेला ये बोलते हैं कि कभी कभी वर्ड्स नहीं, सिर्फ साथ काफी होता है। मतलब ये है कि जब भी इंसान परेशान होता है ना, तो उसको कोई ना कोई तो चाहिए होता है जो कंधे पे हाथ रख के बोले कि देखो परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो कंपेनियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो ये सारी चीजें थी, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन इन सब से लड़े और इन सब से मतलब जीते भी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था कि इनकी वाइफ पे भी अच्छा खासा केस चलाया जाता है कि मतलब ये हेल्प कर रही हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। नेल्सन मंडेला भी मीनवाइल काफी प्लान करते हैं, ठीक है। जेल में काफी और भी कुछ कैदी आते हैं, तो इसमें 4 एक ऐसे कैदी आ जाते हैं जो बड़े मतलब यंग, डायनेमिक और एकदम भगत सिंह वाले, भगत सिंह टाइप की, मुंह पे चिल्लाते हैं कि लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन। हालांकि साउथ अफ्रीका में मैं एक्चुअली भूल गया हूँ नॉवेल में एक्चुअली क्या वर्ड्स थे एग्जैक्टली, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था कि लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन और चेंज आएगा साउथ अफ्रीका में। तो इसको देख के नेल्सन मंडेला बड़े खुश होते हैं, ठीक है। काफी लंबा वक्त था और बहुत सारी नॉवेल में कॉन्वर्सेशंस हैं, बहुत सी वार्डन्स के साथ हैं और बहुत सी कैदियों के साथ है, लेकिन कंक्लूजन यही है कि प्लानिंग, प्लॉटिंग
प्रोटेस्टिंग और दुख में ये पूरा समय बीता। जेल का समय आसान नहीं था, बहुत ही खतरनाक कंडीशन थी। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है कि मंडेला जी को शिफ्ट किया जाता है। 18 साल बाद नेल्सन मंडेला को शिफ्ट किया जाता है पोल्समोर प्रिजन में। ये क्या होता है, देखिए नेल्सन मंडेला की इमोशनल नहीं होते लेकिन उनको बहुत दुख होता है। 18 साल वो रॉबिन आइलैंड पे रहे थे, कुछ भी हो लगाव हो गया था उनको वहां से। वो जगह उनकी घर हो गई थी, एक टाइम पे चीजें ढल गई थी। आप बहुत जगह एक जगह पे रह के कहीं पे भी रहें आप ढल जाएंगे। ठीक है, तो वो देख रहे थे कि जैसे जैसे वो दूर जाते जा रहे थे वो आइलैंड छोटा होता जा रहा था और वो जो जो उनकी यादें थी वो धुंधली पड़ती जा रही थी। अक्सर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। हालांकि खुश होना चाहिए था बेसिकली, क्योंकि बाहर ग्लोबली प्रेशर बढ़ रहा था भैया सरकार के ऊपर कि मंडेला को बाहर निकालो, कुछ नहीं होगा बाहर निकालो, हम लोग कुछ नहीं जानते। तो ये तो होना ही था, लेकिन फिर भी इस आइलैंड पे बहुत अटैच थे। और उस समय जो प्रेसिडेंट थे पीडब्ल्यू बोथा, ये काफी नेगोशिएट करने की कोशिश की नेल्सन मंडेला से कि चलो मतलब एक तरह से संधि कर लेते हैं, है ना, और सब कुछ मतलब प्रॉपर एक ट्रीटी डिसाइन कर लेते हैं। कुछ भी नेगोशिएशंस काफी लंबे लंबे थे, कॉन्वर्सेशन है बड़ी सी, है ना, लेकिन बात बनी नहीं। फाइनली क्या होता है कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और उसके बाद नेल्सन मंडेला से काफी टॉक्स होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर जो पीडब्ल्यू बोथा की डेथ हो जाती है और फ्रेडरिक विलियम डे क्लर्क, नोबेल प्राइज मिला था इनको और नेल्सन मंडेला को कंबाइंड। जबरदस्त इंसान थे, पीस लविंग इंसान थे। नेल्सन मंडेला की मनोस्थिति को समझा, रिलीज कर दिया फाइनली भैया। ये 27 सालों बाद आ गए फाइनली। हीरो वापस आते हैं। अफ्रीका में हर रोज दिवाली मनती है और उस दिन तो ऐसा जश्न होता है कि मानो 100 साल की दिवाली एक साथ मन गई हो। अफ्रीका में दिवाली फेस्टिवल को शायद कुछ और कहते होंगे, है ना। तो उसके बाद एएनसी अनबैंड हो जाती है, सारे रिस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं और सारे एग्जीक्यूशन को खत्म कर दिया जाता है और 1991 को मंडेला को प्रेसिडेंट बनाया जाता है एएनसी का। ठीक है, यहां से और इनके जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड होते हैं ओलिवर तैम्बू, उनको नेशनल चेयरपर्सन बनाया जाता है। और यहां पे एक चीज और बताऊंगा, यहां पे ही जो अभी प्रेजेंट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, प्रेजेंट बोल रहा हूं, जेकब जुमा तो भयंकर करप्ट इंसान थे, प्रेजेंट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी एक बहुत ही की पोजीशन देते हैं और वो भी नेल्सन मंडेला की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित थे। कौन है प्रेजेंट प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो यानी कि हम उनसे ये इस समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो काम अच्छा करेंगे, क्योंकि नेल्सन मंडेला के साथ साथ चले थे वो भी। अब 10 मई, देखिए इस बीच बहुत चीजें होती है। नेल्सन मंडेला पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, ब्रिटेन और बहुत जगह, ठीक है, इवन इंग्लैंड भी जाते हैं और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज भी जाते हैं, एशिया भी आते हैं, तो हर जगह ट्रैवल करते हैं नेल्सन मंडेला, चीजों को सही करते हैं। ठीक है, मदद मांगते हैं ताकि सारी चीजें सही हो जाएं और अल्टीमेटली सही हो जाती है। और फाइनली मई 10, 1994 नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 1994 से 1919 तक रहे, काफी रिफॉर्म्स लेके आते हैं, राइट्स लेके आते हैं और एक बेहतरीन इनका कार्यकाल होता है, गजब का कार्यकाल होता है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं 1999 में कौन बने थे प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के और उसके बाद कौन बने थे और अब कौन है? पता तो है ये, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अगर मुझे सीरीज बता देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद एपार्थीड, ये जो पूरी मेजॉरिटी होती है इसको फाइनली खत्म किया जाता है, इक्वालिटी वापस से स्टोर की जाती है और सारी चीजें अच्छी होती हैं। इनकी डेथ हो जाती है 5 दिसंबर 2013 में। 1999 के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं और 2006 के बाद तो पूरी तरह रिटायर हो जाते हैं, सिर्फ सोशल वर्क पे ही ध्यान देते हैं। और इनको काफी बीमारियां तो होती हैं, टीबी होता है और उसके बाद मंडेला 5 दिसंबर 2013 में इनकी डेथ हो जाती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, बहुत ही लॉन्ग इन्फेक्शन होता है, कई बार इनको इसकी शिकायत थी, हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे, लेकिन 95 साल की उम्र में इस महान शख्सियत का फाइनली स्वर्गवास होता है। और ये अभी की बात है, बहुत वर्ल्ड एक मतलब पूरी दुनिया ने इस पे शोक जताया था। नोबेल पीस प्राइज तो इनको मिल ही चुका है और बहुत प्राइज, देखिए प्राइजेस की तो झड़ी लगी हुई थी इनकी,
और भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन होता है इंडिया में। भारत रत्न भी 1990 में कि 1991 में, थोड़ा डेट कंफर्म कर लीजिएगा। तो भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है, बहुत अवार्ड्स मिले हुए हैं। देखिए ऑनर्स की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, अभी भी मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे और मिलने भी चाहिए। इतनी महान शख्सियत थे ये, बहुत काम किया इन्होंने दूसरों के लिए। और ये जो मुट्ठी देख रहे हैं ना, इसी से इन्होंने पूरी की पूरी काया पलट दी। और इनकी लाइफ इंस्पिरेशन थी सबके लिए, होनी भी चाहिए। अभी तो ऐसे ऐसे लीडर्स आ गए हैं कि क्या बताएं। चलिए मैं एक थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको पता ही है अभी अमेरिका में क्या हुआ है कि एक लड़के ने, एक 17 साल के लड़के ने बंदूक से स्कूल में लड़कों को भून दिया है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड अमेंडमेंट अमेरिका में लागू हुआ था 1791 में। तो उसमें ये अधिकार है वहां पे अमेरिकन लोगों को कि वो क्या कर सकते हैं कि हथियार रख सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन भैया हथियार रख रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल बोला गया कि ये हटा दीजिए, लेकिन वो हटाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पे जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है वो बड़ी पावरफुल है और पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करती है। तो इसको बैन करना पड़ेगा, अगर ये अमेंडमेंट हटाना पड़ेगा तो ऐसा होगा नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऊल जलूल जवाब दिया है, उन्होंने बोला है कि एक काम करते हैं ना, हम टीचर्स को भी राइफल दे देते हैं, तो मामला ही सॉल्व। मतलब इधर से स्टूडेंट गोलियां चला रहे हैं और इधर से टीचर गोलियां चला रहे हैं। क्या बात है सर, ऐसे लीडर हो तो उनको तो ये डॉक्यूमेंट्री जरूर, मतलब डॉक्यूमेंट्री कह रहा हूँ ये लेक्चर जरूर देखना चाहिए। हालांकि वो उनको हिंदी समझ में नहीं आएगी, लेकिन नेल्सन मंडेला की कम से कम ऑटोबायोग्राफी तो जरूर पढ़नी चाहिए, सीखना चाहिए।